नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संभल सुलगा तो सियासत भी सुलगने लगी, सवालों की बौछार होने लगी। जिम्मेदारी सिस्टम की थी, लेकिन सिस्टम ही फेल होने लगा। 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन मौत पर सियासत नॉन स्टॉप लगातार हो रही है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता, सिस्टम की कोशिश है कि संभल में सब कुछ ऑल इज वेल रहे, लेकिन विपक्ष की कोशिश है कि इस मुद्दे को भुनाया जाए और यह बताया जाए कि वो जनता के सबसे बड़े नेता हैं। यूपी उपचुनाव में विपक्ष की किरकिरी होने के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि संभल में संग्राम हो गया। एक तरफ पुलिस के जवान थे तो दूसरी तरफ पत्थरों के साथ भीड़, वो भीड़ जिनका मकसद कुछ और ही नजर आ रहा था। किसी पुलिसकर्मी के सिर पर पत्थर लगा तो किसी जवान की आंख पर, लेकिन फिर भी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि संभल हिंसा सुनियोजित थी, यानी कि हिंसा करने की पहले से ही प्लानिंग थी, तभी इतनी जल्दी पत्थर भी मिल गए। बताया यह भी जा रहा है कि वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई है। हिंसा की वजह तुर्क बड़ा या पठान महान है, सांसद और विधायक में कौन पावरफुल है, इसी सबके लिए खूनी खेल खेला गया। हालांकि अभी तक इन बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है। चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीरें जो बताती हैं यहां पर खूनी खेल खेला जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, मस्जिद की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दावे किए गए हैं। तो देखिए, मस्जिद की जगह मंदिर था, यह हिंदू पक्ष का दावा है। मुगल काल में ही ये बनी मस्जिद, ये दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसको लेकर बवाल क्यों है। पुराने नक्शे और साक्ष्य मौजूद हैं, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि एएसआई की निगरानी में यह संरक्षित इमारत है। तो ये दोनों की इस मुद्दे पर अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों पक्षों की। इधर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि प्राचीन हरिहर मंदिर था इस जगह पर, जिसको अब मस्जिद की शक्ल दी गई है। उधर मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि बाबर के आदेश पर मीर बेग ने यह मस्जिद बनवाई थी। अब इसको लेकर ही यह पूरा बवाल हो रहा है। तो इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के ये तर्क हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये हिंदू पक्ष का दावा है। उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह देश की ऐतिहासिक धरोहर है, यह मस्जिद है, ऐसा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल क्या है ये भी आप समझिए, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। तो देखिए, सवाल आज के सबसे पहले, आखिर मौत पर नॉनस्टॉप सियासत क्यों हो रही है? 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी नेताओं के रिएक्शन थम नहीं रहे हैं। संभल में भीड़ को आखिर किसने उकसाया, यह भी बड़ा सवाल है। जिस तरह का दावा पुलिस कर रही है, सुनियोजित थी घटना। पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले आखिर नकाबपोश कौन है, कहां से आए थे, उनका जानना भी जरूरी। संभल के गुनहगार और कब होगा प्रहार, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन कड़ाई की बात कर रहा है। संभल हिंसा संयोग या फिर राजनीतिक प्रयोग, ये अपने आप में अहम सवाल है, इसको भी आज हम समझेंगे। हिंसा पर सियासत आई, आग भड़की या फिर भड़काई, आग भड़की या फिर भड़काई गई, ये बड़ा गहरा प्रश्न। आज इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा जरूर होगी। तो चलिए सवालों को दागने का सिलसिला शुरू किया जाए। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल को जिसने जलाया उस पर शिकंजा कस गया। साजिश के पत्थर चलाने वालों पर कार्रवाई का कोड़ा चल गया। संभल की गलियों को नफरत के पत्थरों से पाट देने वालों की गिरफ्तारी हुई। फायरिंग, आगजनी और बवाल करने वालों की तस्वीरें जारी हुई। और इस बीच संभल हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। हिंसा को लेकर एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने पुलिसकर्मियों की जान लेने की नीयत से ईंट पत्थर
और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। 150 से 200 की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। उपद्रवियों ने हिंसा फैलाने से पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। एफआईआर में दावा किया गया है कि दंगा करने वाले लोग भीड़ में चिल्लाकर कह रहे थे कि पुलिस वालों से कारतूस छीन लो और इनको आग लगाकर मार दो। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। नकाबपोश भीड़ ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने संभल हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पूरी साजिश का जिक्र है। संभल हिंसा की एफआईआर से खुलासा हुआ है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंसा से 2 दिन पहले लोगों को भड़काया गया था। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को भड़काया और इसके अलावा संभल सदर विधायक के बेटे सुहेल ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, वहीं सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल के इशारे पर हिंसा की आग भड़की, लेकिन सपा सांसद ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। जो एफआईआर दर्ज की है उसका सीधा सीधा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस और प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए और मैं अपने लोगों की, क्षेत्र के लोगों की जायज़ कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच पड़ताल में ही सामने आएगा, लेकिन इससे पहले संभल हिंसा की आग से सियासी गलियारा तपने लगा। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने लगे और अखिलेश यादव ने तो सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि शांति बनी रहे। संभल हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन सियासत गर्म है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि संभल हिंसा के कितने गुनहगार हैं? आखिर वो कौन है जिसने संभल को सुलगाया? किसके इशारे पर पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र सागर हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। और रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले पंकज रस्तोगी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद पॉलिटिकल चर्चा पर जाऊंगा। पहला सवाल, क्या वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हिंसा भड़की है? पंकज जी। देखिए, जिस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा 1529 में मुस्लिम आक्रांता बाबर द्वारा 1529 में हरिहरनाथ मंदिर, जो कल्कि का अवतार कहे जाते हैं, उसको तोड़ के जामा मस्जिद, शाही मस्जिद बनाई गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हिंदू पक्ष द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा कायम किया गया विष्णु शंकर जैन की द्वारा, और उसमें ये तमाम तरह के एस्पेक्ट रखे गए कि वहां पर हरिहरनाथ जी का मंदिर था जो कल्कि अवतार कहे जाते हैं, उसी को तोड़ के वहां शाही मस्जिद बनाई गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में 19 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसका वृहद सर्वे किया जाए और 29 नवंबर को उसकी रिपोर्ट रखी जाए। तो 19 तारीख को भी शाम को सर्वे हुआ था, लेकिन पूर्णतया सर्वे नहीं हो सका था। तो 24 तारीख को पुनः सर्वे किया गया और सर्वे 7 बजे सुबह शुरू हुआ और 8 सवा 8 बजे तक कंप्लीट भी हो गया था। लेकिन इसको सुनियोजित तरीके से, जिस तरह से दो समुदाय जो मुस्लिम पक्ष के हैं, पठान और तुर्की, पठान जो है वो अफगानिस्तान से आते हैं और तुर्की जो है वो मध्य एशिया के मुस्लिम कंट्री से आते हैं। उन दो वर्गों की आपसी लड़ाई की परिणति और वैमनस्यता के कारण वहां जिस तरह से दंगा भड़का और उन्हीं के लोगों ने तमंचों से फायर किए,
जिसमें 4 बच्चे कालकलविद हो गए और बच्चों को भी वहां भड़काने का प्रयास किया गया। जिस तरह से आंजनेय कुमार जो आपके मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी बृहद रूप से इस बात को रखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बकायदा ये बात को परिलक्षित है कि 315 बोर के कट्टे से उसमें उन बच्चों को मारा गया, न कि पुलिस की गोली से उन पर किसी प्रकार का अटैक किया गया। तो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो योगी सरकार का परम कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी व अन्य दल के लोग इसमें रोटियां सेक रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये उपचुनाव में जिस तरह ठीक से है। समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उसी की परिणति है। ठीक है अजीत प्रताप जी, तुर्की बड़े या पठान महान, क्या यही हुआ है संभल के अंदर? देखिए बिल्कुल पराग ये वर्चस्व की लड़ाई थी तुर्की बना सामने आई, जो आपने सीसीटीवी फुटेज अभी देखा होगा, जो आया जिस तरह भीड़ पुलिस को कह रहे कि इनको आग लगा दो, इनको मार दो, और ये पूरी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ये पहले से पूरी तैयारी की गई थी, अगर सर्वे होगा तो हम विरोध करेंगे। एक दिन सर्वे हुआ था, उसके बाद फिर ये पूरा मामला हुआ। अगर कोई मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट कोई आदेश करती है, तो आपको इंतजार करना चाहिए, आपको कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये दोनों पक्ष का काम है, सिर्फ एक पक्ष का काम नहीं। लेकिन संभल में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, और जो एमपी बनाम एमएलए हो गया, तुर्की बनाम पठान हो गया, देसी बनाम विदेशी हो गया, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत था। और देखिए 4 लोगों की जान गई, और पुलिस के जो आर्म है उससे किसी की जान नहीं गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, 2 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर लगातार सियासत हो रहा है। संभल को लेकर एक ऐतिहासिक की जो है ऐतिहासिक कहानी भी, एक भाई भगवान कल की वहां अवतार लेंगे, कलयुग में भगवान का अवतार होगा, उसको लेकर हिंदू आस्था और जो दूसरा पक्ष है उनकी अपनी अलग अलग आस्था है। लेकिन अगर मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने सर्वे का आदेश किया, सिविल कोर्ट में बाकायदा इसकी याचिका दायर की गई थी कि मंदिर की जगह, जो मस्जिद की जगह हरियर कि मंदिर की जगह सबूत होने का भी दावा किया गया था, और बाकायदा ये बात बताई गई थी कि जामा मस्जिद में ही कल की अवतार का दावा भी किया जाता है। इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है उन्होंने बाकायदा इस पर याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, 2 बार इस पर सर्वे भी हुआ। तो अब ये मानकर चलिए कि अगर 24 नवंबर को सर्वे के बाद ये हिंसा हुई थी, पूरी साजिश थी, और इस साजिश के पीछे आपस की लड़ाई है। पहले होता था कि भाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, अभी तुर्की बनाम पठान हो गया। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मसला है, ये जाके आप जो है दूसरी सियासत का रूप ले लिया। अखिलेश यादव भी इसमें डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, दूसरी राजनीतिक दल भी इसमें डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जान गई, जिन लोगों की जान गई, वो हमारे इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, ऐसी साजिश क्यों रची गई? आप देख रहे हैं पुलिस का, जो पुलिस रक्षक हैं, जो आपकी भी रखवाली करते हैं, हमारी भी रखवाली करते हैं, पुलिस की गाड़ी को आप जला दे रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस वालों को भी जिंदा जला दो, इनको भी मार दो। लगातार पथराव हो रहा है, सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे जो लोग थे, एफआईआर हुआ, अभी देखिए जो सांसद हुए कह रहे थे कि हम अपने लोगों की मदद ना कर पाए, इसलिए हम अपने लोगों की मदद ना कर पाए, इसलिए हम उनका नाम भी एफआईआर में नंबर 2 पर है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। जब सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर है, इसका दावा किया गया था, ऐसा नहीं था कि वो कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। अब आपको अदालत पर भरोसा रखना था। अदालत अगर सर्वे करा रही थी, सर्वे होता, जब सब कुछ निकल कर आता, आप सिविल कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते, ये कानूनी मसला था, इसको ये रूप नहीं देना था। लेकिन वहां जो आपसी लड़ाई, जो वर्चस्व की लड़ाई थी, वो एमपी बनाम एमएलए मान लीजिए या फिर लोकल बनाम बाहरी मान लीजिए, उसके चक्कर में, उसके को देखते हुए इन्होंने पूरे संभल के लोगों को, उस एरिया के लोगों को, जामा मस्जिद के एरिया के लोगों को आग में झोंक दिया गया। 4 लोगों ने जान गंवा दी। तो अब देखिए, इसके पीछे जो दोषी होंगे, जो गुनाहगार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इस पर अपडेट ले रहे हैं। खुद डीजीपी और उत्तर प्रदेश के एसीएस जो होम है, उनकी तरफ से बाकायदा इस पर नजर रखी जा रही है। तो इसमें कोई बचेगा नहीं, ये बात मानकर चलिए पराग। लेकिन आपने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया, आपने गंगा जमनी तहजीब की जो है धज्जियां उड़ा दी। तो ये अगर आप कानून हाथ में लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, आप देखिए, कोई कानून में हाथ लेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, या अन्य कोई हो, अगर आप कानून हाथ में लेते हैं तो आप देखिए, आप प्रदेश के साथ, अपनी जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, और अपनी ही भोली भाली जनता को आप इस दंगे जैसे आग में झोंक रहे हैं। और जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और सीसीटीवी फुटेज जिसे साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने पेश किया है, वहाँ एसटीएफ भी लगाई गई, वहाँ अलग अलग फोर्सेज लगाई गई है। कमिश्नर जो आंजनेय सिंह है, उनकी अगर बात आप देखें तो उनकी तरफ से भी यही तक, भाई सब कुछ ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तो देखिए, अब इसमें कोई बचने वाला नहीं, और ऐसी चीजों पर, ऐसे मुद्दों पर अगर आप सियासत करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप गुनाहगार हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी पराग। ठीक है,
प्रदीप सिंह जी, सुनियोजित था तो फिर लोकल इंटेलिजेंस फेलियर हो गया? इतनी बड़ी तादाद में पत्थर आ गए सर, हजारों की संख्या में लोग आ गए, लेकिन लोकल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो गया प्रदीप जी? मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी। सर, वैसे आपने प्रश्न दूसरा पूछ दिया, लेकिन मैं अ, वो उससे रिलेट करता हूं। आज 26 तारीख है, बीच में 22 तारीख पड़ी थी, उसके पहले भी ये कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन 22 तारीख से पहले और 22 तारीख के बाद की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो कितनी तेजी से चीजें मोबिलाइज होती हैं, ये आप शायद बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि 22 तारीख के बाद, ध्यान रखिएगा शब्दों को, शुक्रवार, वक्फ बोर्ड, लोगों का इकट्ठा होना और पत्थर। ठीक है। सामान्यतः पुलिस का पूरा प्रयास होता है कि ऐसा कुछ न किया जाए जिससे किसी के भी पे किसी कार का जो है डाइवर्स इफेक्ट पड़े। अगर कंपनियां तैनात कर दी जाएं या फ्लैग मार्च निकाला जाए तो क्या परसेप्शन निकाला जाता है? सामान्यतः इग्नाइट होते हैं कुछ लोग। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो उचित समझा वो किया। अब एक नहीं, हजारों साक्ष्य आ चुके हैं जिसमें यह सिद्ध होता है कि यह बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत। और एक वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, वो अधिकारी कह रहे हैं कि इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपना भविष्य संभालो, इनके चक्कर में मत पड़ो। आप शायद अभी बहुत प्री मेच्योर होगा कहना, लेकिन आप बताइए कि जिन लोगों को परेशानियां हुई वो क्या किसी समाजवादी पार्टी के नेता या किसी मौलाना के घर की संतानें या किसी जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जिनका लाभ होता है उनकी संतानें, या कोई ऐसा माननीय व्यक्ति जो समाज में अपनी धाक रखता हो, लोगों को तुरंत मोबिलाइज करता हो। वो डायलॉग नहीं मारते हैं, हमारी एक आवाज पे सैकड़ों खड़े हो जाएंगे। वो एक आवाज लगाने वाले व्यक्ति की कोई भी संतानें इसमें नहीं पाएंगे आप। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन असली बात यह है कि जो अपने आप को चौधरी बनते हैं, अपने आप को नेता बनते हैं, समाज के नेता, राजनीतिक नेता की बात मैं नहीं अभी कर रहा हूं, उनको कोई परेशानी, कोई आंच नहीं होगी, लेकिन मारे जाएंगे वो जो कि इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाते हैं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। यश भारती जी, आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप बवाल पर सवाल करने की बजाय सियासत में उबाल ला रहे हैं। पराग जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रदीप जी की तरह बोलूं कि आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था। तो ये जो मन की बात में मोदी जी बताते हैं ना, कठिन सवाल पहले कर लीजिए, सरल सवाल बाद में कीजिए, ये उस तरीके से। लेकिन आपने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया प्रदीप जी ने। कि प्रशासनिक फेलियर था, उस पर कुछ बात नहीं बोले, क्योंकि जो पर्ची आती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर्ची अनुसार उन्होंने बोल दिया। आपके सवाल अनुसार पर्ची उनको मिली नहीं, इसीलिए जवाब नहीं दे पाए वो। अरे सर, शुरुआत प्रदीप जी सेकंड आऊंगा, इसलिए मैंने भी आपको नहीं टोका, प्लीज। कोई बात नहीं प्रदीप जी, जब तक पर्ची मंगा लीजिए व्हाट्सएप पे। देखिए, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने तो निर्णय बता दिया कि वहां पे हरिहर मंदिर था और सारी बातें थी, कौन क्या कर रहा है। उन्होंने अपने शुरुआत राजनीतिक बयान से ना हो इसीलिए उनसे सवाल किया था, लेकिन वो तो राजनीतिक बयानबाजी करने लगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीति में आना चाहते हैं, करें राजनीतिक बयानबाजी, किसी एक पार्टी के पक्ष में रहना चाहते हैं, रहें, स्वागत है उनका, आए, खुल के आए, राजनीति का बैनर लगा के आए, जैसे प्रदीप जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके, स्वागत है। पत्रकारों का विश्लेषण सुनने का अधिकार रखा सर, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको सुनिए, मैंने आपको रोका था क्या? में ये कहा गया है, मैंने आपको रोका था क्या? सुनी, जैसे समाजवादी। ठीक है यश जी, ठीक है, मैं आऊंगा सबके पास। मेरा निवेदन यह है कि पहले राउंड में कम से कम इंटरप्ट ना करें। और यश जी, उन्होंने कहा कि इस तरह का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उन्होंने ये कहा। अब आप आइए मुद्दे पर। पराग जी, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके यहाँ होती है, ये रिकॉर्डिंग दोबारा हो जाएगी यूट्यूब के माध्यम से और आपके फेसबुक पे भी दिख जाएगी। इसने क्या बोला वो दोबारा सब। चलिए सर, अब आप तो आ जाइए मेरे सवाल पर। हाँ, मैं उसी विषय में, भाई आपने मुझे 3 के बाद 4 के बाद बोला, तो उन लोगों का विश्लेषण भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे खिलाफत में, हमें तो पार्टी बना रहे हैं। जैसे हम सरकार और सत्ता में आ गए, जिम्मेदारी सारी हमारी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम सरकार में, सत्ता में है, जो सरकार और सत्ता में है वो तो नाकारा और निकम्मे साबित हो रहे हैं। उससे सवाल कोई पूछना ही नहीं चाह रहा, जवाब वो देना नहीं चाह रहे। कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे हो, सर्वे का कोई विरोध नहीं कर रहा,
सर्वे टीम के साथ में कौन लोग नारेबाजी कर रहे हैं? किसने अधिकार दिया किसी पक्ष को सर्वे टीम के साथ चलने के लिए? क्या ये न्यायालय के फैसले के हिसाब से हो रहा था, न्यायालय के आदेश से हो रहा था कि जब सर्वे करने टीम जाएगी तो कोई भी पक्ष जाए और जयकारा लगाए किसी भी चीज का? क्या दूसरे पक्ष को भड़काने का काम नहीं हुआ या इससे उत्तेजना नहीं फैलेगी? तो ये प्रशासनिक फेलियर है। दूसरी बात, जब वीडियो और फुटेज की बात हो रही है पराग जी, तो हमने वीडियो और फुटेज वो भी देखा है। पुलिस सीधा तान करके गोली चला रही है, हवाई फायर नहीं करे हैं और गालियां दे रही हैं, घर से निकाल ठीक है निकाल यश के जी, मारो। मैं बीच में दो ये क्या सवाल रही है? इंटरप्ट करके आपको बीच में दो सवाल मेरे हैं, उस पर भी आप जवाब दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए। पहला ये कि लगातार चूंकि अब इस घटना के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं, तो विष्णु शंकर जैन को मैं भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि वो जो नारेबाजी वाला वीडियो वायरल हो रहा है और जो शायद कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी ने, आपकी पार्टी या कांग्रेस ने, किसी ने ट्विटर पर शेयर भी किया है उनका, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास का तब का वीडियो है जब उन सभी टीम के लोगों को उस हिंसा के बाद बचाकर बाहर प्रशासनिक लोग निकाल रहे थे, तब टोका गया उनको। उसके बाद वो जो आप कह रहे हैं कि पुलिस सीने पर गोली ठोक रही है, तो उस पर लगातार कमिश्नर ये बता रहे हैं कि हम तो सबूत के साथ आ रहे हैं, अगर किसी के पास सबूत है पुलिस के गोली चलाने का या किसी को मारने का, तो फिर वो सबूत भी वो लेकर आए और फिर बात करें। उन्होंने तो साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उसका जवाब दिया गया, ना कि पहले से ही पुलिस ने किसी के ऊपर लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। पराग जी, आपने बताया सर्वे टीम के साथ जो लोग नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, तो ये ठीक काम हुआ है। अगर एक पक्ष को साथ में जाने दिया तो दूसरा पक्ष को भी जाने देते, फिर जो तनाव बनता वो बेहतर तनाव बनता, फिर संभल से निकली हुई आग पूरे देश में फैलती तो और अच्छा होता। क्या ये कहना चाह रहे हैं वो लोग जो सफाई दे रहे हैं इस मसले पे? सर वही तो वो कह रहे हैं, कमिश्नर वही कह रहे हैं। पराग सर जी, एक सेकंड सर, देखिए मैं ये चाहता हूं, मैं पराग देखिए जी, बड़ी सकारात्मक चर्चा यश जी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा रुकना होगा सर, मैं भी तो अपनी बात रखूं ना, प्रशासन क्या कह रहा है वो भी बताना जरूरी है। यश जी आप बोलिए, आपको और मौका दूंगा, आपको और मौका दूंगा, लेकिन गलत तथ्य नहीं जाने दूंगा अपनी स्क्रीन के माध्यम से, प्लीज। यश जी आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए प्लीज, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। वही कमिश्नर कह रहे हैं सर, कमिश्नर वही कह रहे हैं कि नारेबाजी करने पर किसी पर लाठियां तो पुलिस बरसाएगी नहीं, उनको रोका, समझाया गया, और वो जो नाराए तकबीर का जो नारा दे रहे थे, तो फिर क्या उन लोगों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया? नहीं किया। जब पत्थर बरसे तब पुलिस ने एक्शन लिया है। नारेबाजी तो उधर से भी हुई, अगर इधर से हुई तो उधर से भी हुई। अब मुझे बोलना है पराग जी? हाँ आप बोलिए सर, बोलिए, आप ही से सवाल किया है मैंने। सर्वे टीम के साथ क्या नारे लगे दूसरे पक्ष के? जो आप नारों की बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी ना, सर्वे टीम के साथ किसने चलने की इजाजत दी थी किसी भी पक्ष को या नारेबाजी करने को? पराग जी आपने सवाल कर लिया, फिर जवाब नहीं दे रहे आप, मुझे बोलिए। सर्वे की टीम के साथ में किसी को भी नारेबाजी करने में प्रशासन क्यों फेलियर है? नारेबाजी कैसे लग गई? दूसरी बात, जो ये घरों से निकलने वाली बात है, पत्थरों की बात है, उत्तेजना की बात है, ये क्या बड़ा प्रशासनिक फेलियर नहीं है? लोग कैसे आ गए आपके टीवी स्टूडियो में? आपने हम 6 लोगों को बुलाया है बिना अनुमति के, क्या फ्रेम में 7वां आदमी आ सकता है? अगर आ गया है तो ये आपकी रजामंदी होगी कहीं ना कहीं उसमें, या उसकी घुसपैठ कैसे होगी? तो प्रशासनिक अमला जो ट्रेंड होता है, जिसको ट्रेनिंग मिलती है बकायदा हर चीज की, अनियंत्रित चीज को नियंत्रित करने की, ये भीड़ आ गई और उसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो फेलियर किसका माना जाएगा? और पहले से अगर तैयारी थी तो कैसे तैयारी हुई इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी, प्रशासन को नहीं थी, सरकार को नहीं थी, तो क्या फेलियर नहीं माने? ठीक है सर, वो सवाल मैंने प्रदीप जी से पूछा, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो दोबारा पूछूंगा सर। ठीक है, चलिए मैं आगे राजेंद्र जी को भी लाता हूं चर्चा में। ठीक है, राजेंद्र जी को भी चर्चा में ले आता हूं, फिर सेकंड राउंड में आता हूं। राजेंद्र जी, अब आरोप ये लग रहा है आप लोगों के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के ऊपर, कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, जो लोग मर गए उनसे कोई किसी को सरोकार नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पराग जी, सर्वप्रथम तो आज संविधान दिवस की सभी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त दर्शकों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बात देखिए, जिस तरीके से ये करा गया है और बीजेपी 140 करोड़ गाती है, तो मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया हूं उनके 140 करोड़ लोग हैं कौन। और जिस तरीके से अभी तुर्की, पठान, ये सब जिस तरीके से बांटा गया था, अभी इसको नया मोड़ दिया जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, वहां 2.5 घंटे में कोर्ट ने आदेश भी कर दिया, उसके बाद जो है सर्वे एक पक्ष को सुन के सर्वे का आदेश कर दिया, फिर सर्वे वाली टीम जा रही है, एएसआई वहां नारे लगवा रही है धार्मिक जो है, तो ये भड़काने वाली बात नहीं थी तो क्या थी। और पुलिस सीधी गोलीबारी कर रही है, और वो भी गाली गलौज के साथ गोलीबारी कर रही है, वो पूरा वीडियो है। और जो कमिश्नर वहां कह रहे हैं कि हमारे पास रबड़ की गोलियां थी, हम रबड़ की गोलियां चला रहे थे, तो अभी आपने बताया था कि कार्टेज जो छीनने की कोशिश की जा रही थी, फिर वो कार्टेज कहां से आ गए, वो गोलियां कहां से आ गई जब रबड़ की गोलियां थी। सीधे सीधे ये एक जो है 23 तारीख को काउंटिंग हुई, उसके बाद जो 23 तारीख जो चुनाव में नंगा नाच हुआ था और जिस तरीके से परिणाम आया, उसको दबाने के लिए सीधा सीधा ये सब करा गया था। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 1991 में एक अधिनियम बनाया गया कि उपासना स्थल जो भी है, जहां जैसे भी है 1947 के बाद, वो वैसे ही रहेंगे, केवल राम मंदिर को छोड़ के उस चीज का जो है डिसीजन आने के बाद बाकी कहीं नहीं। और ये बात जो है मोहन भागवत जी ने भी 2022 में कही थी कि देखिए, कहीं भी अगर आप किसी भी मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने निकलेंगे तो हम इन्हीं चीजों में लौटते रहेंगे। लेकिन जो है जिस तरीके से ये फैलाया जा रहा है, ये जिस तरीके से दंगे फैलाए जा रहे हैं कि हम जो है 2027 में चुनाव आके जो है इन सब चीजों पे जीत लेंगे, तो देश की जनता और देश की जनता अच्छे से जान चुकी है इन सब चीजों को। समझे कि जो लोग जो 140 करोड़ की बात करके और कटेंगे बटेंगे ऐसे नारे देते हैं, की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को समझ चुकी है। ये उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारी जो है ये सब रणनीति बनाई गई है। और आज जो है जिस तरीके वो जमीन पर तो कहीं भी कहना। और देखिए, अभी इंडिया, मैं आपको अभी इंडिया एनडीटीवी के संपादक रजत शर्मा जी का जो है बयान आपको मैं सुनवाता हूं अभी। ये देखिए, इन्होंने पूरी देखिए कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एनडीटीवी के रजत शर्मा कह रहे हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, इससे अविश्वास पैदा होता है। तो राजेंद्र सागर जी, सवाल ये है ना कि अगर ये गैर कानूनी लग रहा था तो उसके खिलाफ कोर्ट जाना था सर, पत्थर उठाकर पुलिस वाले के सिर पर थोड़ी ना मारना था। आप ये बताइए कहीं भी राजेंद्र सागर जी, ये क्या तर्क हुआ है? ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। चलिए पंकज जी, आपके पास आ रहा हूं मैं अब। ठीक है पंकज जी, ठीक है सर। राजेंद्र जी, अब हो गया सेकंड राउंड में मुझे आने दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हो गया सर, हो गया। पंकज जी, अगर ये गैर कानूनी था, तो क्या कानून का रास्ता नहीं था? क्या इस पर स्टे लाने के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता था? पंकज जी, देखिए, आज संविधान दिवस है। आज हम लोग अपने देश के संविधान का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारा देश संविधान से ही चलता है। उसी के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत हिंदू पक्ष ने तमाम दावे, तमाम साक्ष्य जिस तरह से कोर्ट में प्रस्तुत किए, उसी पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उस पर जो है सर्वे करने का आदेश दिया। और इसके पहले भी आप देख लीजिए, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, वहां भी सर्वे हुए, वो कोर्ट न्यायालय के आदेशों पर भी, न कि सरकार के निर्देशों पे हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों पे सर्वे नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से वहां सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया गया, लोगों ने भीड़ जाके सुनिए पहले, सुनेंगे कि खाली बोलेंगे। और जिस तरह से कैमरा तोड़ने का काम किया और जिस तरह से तमंचों से पुलिस के ऊपर गोलियां चलाया, लेकिन तभी पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां नहीं चला। पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। वो उन लोगों की तुर्की और पठान की आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार किया, उसी की परिणति 4 लोग मर गए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का बयान कितना गैर जिम्मेदार था, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो क्या आग भड़काने का काम नहीं है? इस तरह का बयान से बचना चाहिए। और जिस तरह से अखिलेश यादव हो, चाहे बहन मायावती हो, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, पहले मंदिर का मस्जिद बन गई, लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बात समझिए जी।
आप तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए और ये कहीं ना कहीं से ठीक है, चलिए अजीत प्रताप सिंह जी, ठीक है सर, ठीक प्रदेश है, को आग में पहले ठीक इसके है, पहले बहराइच में दंगा कराया गया, कोशिश की गई, उसके बाद यहाँ पर इस तरह की घटना की गई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से, और इसकी जानकारी बकायदा सर्वे की जानकारी दोनों पक्षों को पहले दे दी जा चुकी थी, ठीक है, और बकायदा डीएम के नेतृत्व में वहां पर सुबह सुबह लोग पहुंचे, तब तक शांति थी। सर्वे खत्म हो गया, उसके बाद इस तरह की घटना होती है। सर्वे खत्म हो चुका था, सर्वे करके लोग जा रहे थे, उसके बाद इस तरह की घटना होती है। और जिस तरह से लोग नकाब पहनकर और झोले में पत्थर लेके आते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि ये पूरा पूर्व नियोजित प्लान था और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई। और जिस तरह से वहां इंटरनेट बंद न किया गया होता तो इस घटना का और बुरा अंजाम होता, ये निश्चित मान के चलिए। जबकि वहां धारा 163, धारा 144 जो पहले थी वो लागू है, उसके बावजूद इतने लोगों का आना ये प्रदर्शित करता है कि इसमें कहीं ना कहीं से ठीक है, लौटूंगा अब लौटूंगा। राजेंद्र सागर साहब थोड़ा सा रुकिए प्लीज, अजीत प्रताप जी के पास मैं जा रहा हूँ। अजीत जी, एक तस्वीर सामने, एक वीडियो सीसीटीवी का सामने आ रहा है, उसी सीसीटीवी में कैद हुआ है कि एक शख्स डंडे से ऐसे उसको तोड़ रहा है, मार रहा है, यानी सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की गई ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए, उसी कैमरे में कैद हुआ जिसको तोड़ा गया। अजीत जी बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भीड़ पहले जब भीड़ ठीक है वहां पर पथराव, ठीक है पंकज जी, आऊंगा सबसे पहले आऊंगा आपके पास। अजीत जी से मेरा सवाल का काम करती है। ठीक है अजीत जी, सबसे पहले कैमरे तोड़ के नाली में फेंके गए, ठीक है, उसके बाद वो भीड़ ने पथराव शुरू किया, झोले में से पत्थर निकाल के पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू किया, और उसके बाद तमंचों से गोलियां चलाना शुरू किया। ठीक है सर। अजीत जी देखिए, बिल्कुल पराग, जो सीसीटीवी फुटेज है, कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और पर्याप्त प्रमाण इस बात के हैं कि किसने क्या किया, इसलिए इसमें किसी राजनीतिक दल को कौन क्या कह रहा है इस पर तो अगर आप फोकस मत करिए। पुलिस जो कह रही है, जो सीसीटीवी फुटेज जो कह रहा है, आप प्रमाण पर जाइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। डंडे से सीसीटीवी तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, आग लगा दिया गया पुलिस की गाड़ी पर, ये कह दिया जा रहा है कि इनको जिंदा जला दो। और देखिए, ऐसे मसलों पर वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो, ऐसे मसले पर सियासत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे मसले पर इसका हल निकालना चाहिए, और ये क्यों हुआ इस बात पर मंथन करना चाहिए। अगर कोई मामला कोर्ट में है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भारती जी कह रहे थे कि अजीत जी ने तो ये कह दिया, उनका पक्ष रख दिया, मैंने पक्ष नहीं रखा। मैंने ये कहा कि हिंदू पक्ष ने ये दावा किया था कि वहाँ हरियर मंदिर, आपका मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो पंकज जी के लिए कह रहे थे, सर्वे नहीं कहा मैंने, आपने अपने ऊपर ले लिया उसको। सर्वे का आदेश हो गया, अब सर्वे हो रहा है, हो जाने दीजिए। देखिए, कानून है, कानून में बराबर अधिकार, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें सबको बराबर का अधिकार है। आपको अगर लगता है कि उन्होंने गलत किया तो आप उसके खिलाफ जवाब दावा लगाते, सिविल कोर्ट से आप हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, सिंगल बेंच जाते, डबल बेंच जाते। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इसलिए नहीं ठीक हुआ। ठीक है, आपकी आपस की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, तुर्की बनाम पठान की लड़ाई थी, विधायक और सांसद आमने सामने थे, स्थानीय लोग दो गुटों में बटे हुए थे, अधिकारी समझा रहे हैं कि इसमें किसी के नेता के परिवार का कोई आदमी नहीं है, आम जनता, इससे आपका नुकसान हो रहा है, गोली चला रहे हो आप, पत्थर लेकर आ रहे हो, नकाबपोश लोग आ रहे हैं, जो भी हुआ सब कुछ जो है कैमरों में कैद है। इंटरनेट बंद करना पड़ा, अगर कुछ भी नुकसान होगा तो वो जनता का नुकसान होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों का नुकसान होगा, 4-5 दिन से जो वहाँ दिनचर्या है वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपको देखिए, इसके जिम्मेदार कौन है, इस बात पर आपको मंथन करना पड़ेगा। अगर कोई मामला कोर्ट में जा रहा है तो आप भी कोर्ट के जरिए जाइए, लेकिन जो ये सुनियोजित तरीके से जो अब तक सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जो अब तक रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही कि बाकायदा प्री प्लान था कि अगर सर्वे होगा उसके बाद विवाद होगा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन टीम पहुंची, उसके बाद ये पूरा विवाद, पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। कई सारे फुटेज आए हैं, ऊपर से जो ड्रोन के शॉट, जो ऊपर से जो तीसरी मंजिल पर सीसीटीवी लगे थे वहां के फुटेज आए, के फुटेज आए। जिस तरह से उग्र भीड़ ने हमला किया है, जिस तरह से पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, वो सब कुछ बता रहा है कि ये अचानक नहीं हो सकता। ठीक है, भीड़ का कोई नेता नहीं होता। अगर आपने एक बार भड़का दिया तो भीड़ फिर नेतृत्व नहीं, भीड़ जो है वो नेतृत्व विहीन होती है, का कोई नेता नहीं होता, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बात हिंदुस्तान के नेताओं को समझना होगा। आप भड़का दोगे, आपके घर के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, आप भोली भाली जनता को आप इस दंगे में आपने झोंक दिया। 4 लोग जो जिनकी मौत हुई, उनकी जिम्मेदार कौन होंगे, उनके परिवार का कौन देखभाल करेगा। तो आप अगर इस तरह की स्थिति, इस तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं तो उससे नुकसान देश का होगा, वहाँ की जनता का होगा। और आपसी वर्चस्व की लड़ाई है तो आप लड़िए, आपको जहाँ लड़ना वहाँ लड़िए।
अगर मसला अदालत में चला गया तो आप अदालत की सुनवाई, ये जो हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जो रिपोर्ट निकल कर आई, जो गोपनीय रिपोर्ट निकल कर आई, पहले इस बात को लेकर वहां का जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसको सतर्क रहना चाहिए था, अलाउ को सतर्क रहना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सही वो काम कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से कार्यक्रम का सुनियोजित ढंग से पूरा विवाद हुआ, बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्थिक गोलियां चली। तो ये कहीं ना कहीं जरूर इस बात की जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी होगी जो इसके पीछे सियासत कर रहे हैं। बयान देने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर पर लिखने से कुछ नहीं होगा। जिनकी मौत हुई वो वापस नहीं आएंगी, जो वहां बवाल हुआ वो वापस नहीं आएगा, आगजनी तोड़फोड़ हुआ वो वापस नहीं आएगा। आपने सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ आपने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, कानून को अपने हाथ में लिया। यही बात सरकार कहती, भाई अगर कानून आप हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी, तो फिर इसको दल में मत बांटिए, इसको राजनीति में मत बांटिए। जो दोषी है वो दोषी है, जो गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गुनाहगार नहीं है उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा इसमें फंडा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदीप जी, पहला तो ये कि यश जी ने साफ पूछा, आप सवाल से बच गए, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी इस पर आप कुछ नहीं बोले। दूसरा ये नारेबाजी वर्सेस नारेबाजी हुई है। देखिए, वो शायद उनके समझ का फेर हो और मैं उनकी समझ पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने सवाल का जवाब दिया और शायद हम लोग उसको इग्नोर करके चले गए। जी, शुक्रवार के बाद और शुक्रवार के पहले की घटनाओं को एक बार जरा गंभीरता से देख लीजिए ना। और देखिए सर, जब आग लगती है तो बहुत सारे लोग उस पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, और बहुत दिनों बाद कोई रोटी मिली है तो जो भी संबंधित लोग हैं ये अपनी रोटी सेकने से तो चूकेंगे नहीं। यहाँ 2-3 वक्ताओं ने बोला कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां का इंटरनेट बंद है, और आप अगर एक राष्ट्रीय चर्चा में है तो कम से कम संयम बरतना चाहिए। नहीं, देखिए उन्होंने तो एक बड़ा आरोप ये भी प्रदीप जी लगा दिया है ना कि ये जो इलेक्शन में हुआ उसको दबाने के लिए करवाया गया, ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप है। सर, आप क्या मतलब, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि ये आग और भी फैले? अगर ये आग फैलेगी तो अगर हमारा घर जलेगा तो आपका भी घर बच नहीं पाएगा। ऐसी होती ना, आग का कोई धर्म ईमान नहीं होता, जब आग लगती है तो सभी को लपेटे में लेती है। तो अगर प्रदेश सरकार या प्रदेश व्यवस्था जो है उसको अगर कानून को चुस्त दुरुस्त करना चाह रही है तो आप क्या चाहते हैं? आप बढ़ाना चाहते हैं? अगर बढ़ाना चाहते हैं तो खुल के आइए सामने, और नहीं तो फिर जो व्यवस्था चल रही है उसमें भड़काऊ बयान देने की जरूरत नहीं है। वो जो बच्चों की जान गई है ना, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा आप कि आप उनके बाद उनके नाम पे आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, शुक्रवार से पहले और शुक्रवार के बाद दुनिया का कोई इंटेलिजेंस जो है ना, ठीक है, एक सही चूक या सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ठीक है, एक शुक्रवार का दिन ऐसा होता है जिसमें कि उसके पहले और उसके बाद कोई एजेंसी उसको सही से आकलन नहीं कर सकती। आप समझिए जो हाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। ठीक है सर, और मैं संयम बरत रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये आग और आगे बढ़े। अभी कुछ वक्ताओं ने बोला कि भैया ये देश संविधान से चलता है। निश्चित तौर पे आपके पास अगर संवैधानिक रेमेडी नहीं थी तो आप बताते। ऐसा तो कोई है माइकल लाल नहीं जो लॉ को जानता और कहते कि नहीं हमारे पास संवैधानिक रेमेडी नहीं थी। तो ये कोई नया पहला केस नहीं है। लेकिन लोगों को तो रोटियां सेकनी है, रोटी सेक लो भाई। जान गई उन बेचारों की। ठीक है, पता था कि आप अपने नंबर बढ़ा। ठीक है सर, यश जी खत्म हो गया हो तो मैं बोल दूं। हाँ, आप ही के पास में आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है, आप उसमें जवाब भी दीजिएगा प्रदीप जी की बात का, मेरे सवाल का उत्तर भी दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उधर आदेश आता है कि साहब अगर इस पर याचिका है, हमने सुनवाई की और इसका आप सर्वे करिए। एक टीम गठित कर दी गई, उसमें मेंबर आ गए। अब वो सर्वे करने के लिए दोनों पक्षों के लोग उसमें शामिल हैं, टीम में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ज़ियाउर रहमान ये कह रहे हैं कि ये क़यामत तक मस्जिद रहेगी। तो क्या उनको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? उन्होंने पहले से ही ये तय कर दिया कि मस्जिद है, थी और रहेगी। कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसका कोई मतलब क्या उनकी नजर में नहीं था? यश जी, पराग जी भी पैनल पे बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार जी ने कह दिया कि वहां तो पहले मंदिर था, मस्जिद बन गई। प्रमाणित कर दिया उन्होंने, तो न्यायालय जैसा फैसला सुना दिया आपके पैनल में बैठ करके। तो हक साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो बात की बात, या तो ताजा अभी वो प्रमाण नहीं, बात की बात कैसे सर? उस इलाके में जाकर कुछ मस्जिद में खड़े होकर अगर वहां के सांसद ये कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया के बीच में अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो क्या ये भड़काऊ बयान ना माना जाए? पराग जी, मैं बात तो खत्म करूं, आप दोनों लोग बोलने लगे। मैंने तो बात शुरू बार की थी अभी। दूसरी बात, ये बिलाल के पिताजी हैं जो संभल में काम करते हैं। अभी जो अजीत जी कह रहे थे, आपके रेजिडेंट एडिटर इंडिया न्यूज के, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये वीडियो भी है। इनके पिता कह रहे हैं मेरा बेटा मस्जिद के पास में गारमेंट्स की दुकान चला था, एसपी ने रोका और 2 गोली मार दी। ये भी प्रत्यक्ष को प्रमाण है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रत्यक्षदर्शी, बहुत सारे लोग आएंगे जिनको दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी 4 दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति चुनाव की बातें आई आपकी चर्चा में, तो चुनाव में जिस तरीके से वोट डालने से वंचित किया गया लोगों को, नीला निशान देना, उनको भी घर में कैद कर दिया, बैठा दिया। जो प्रमाण पत्र लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आ रहे थे, ये बता रहे थे कि हमारे नाम का वोट डल गया, लेकिन हमारी उंगलियों में वो चुनाव का निशान नहीं, हमने वोट नहीं डाला। तो हमारा वोट किसने डाला? ये पुलिसिया जो कानून चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पुलिसिया व्यवस्था चल रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, सवाल उस पे है और इस पे संविधान के रक्षक लगातार लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको रोटी कहे, इसको कुछ भी कहे, कहते रहे, लेकिन असल मामले में लाशों पर राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। चाहे वो झांसी के मासूम बच्चे हो जिनकी संख्या बढ़ के 15 हो गई है, चाहे वो संभल के बच्चे 5 बच्चे हों जिनकी लाशों पे ये राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवारों के बीच में संवेदना प्रकट करने की जगह और उकसाने की बात कर रहे हैं। आपकी चर्चा का विषय जो दो आबादी के बीच में ही आपस में लड़ाने की बात की कि सब रहवासी और विदेशी और रहवासी के बीच में हो गया, आपकी चांस तो एक अलग ही दिशा में चली गई। तो ठीक है, आप अपनी दिशा चलाइए, लेकिन देश संविधान से चलेगा। जो सर्वे की टीम लेकिन जज जी, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ना। ये जो पत्थर है, ये जो ऊपर नकाब है, अगर सही है, अगर सही थे तो फिर नकाब क्यों बांधा? और जिस मस्जिद के पक्ष में लड़ रहे हैं उसी पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। यश जी, संवैधानिक तो ये नहीं है ना, ये तो, इसको तो संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। और इस पर तो किसी भी एक नेता का बयान नहीं आया विपक्ष से कि साहब ये गलत हुआ, और हम ये भी कह रहे हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजी गलत हुई और जिन लोगों ने भड़काया वो भी गलत है। इस पर तो कम से कम बात यश जी मुझे लगता होनी चाहिए। राजेंद्र सागर जी, यही सवाल लेकर आपके पास पराग जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जब ये क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया हो गई, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार की फेलियर पे बात ही ना करें। तो क्या ये प्रतिक्रिया आपको सही लग रही है? अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है तो ये आपकी नजर में सही है? उन पुलिस वालों के साथ कौन खड़ा होगा सर, जिनका पैर टूट गया, जिनका सर टूट गया? पराग जी, गलत काम कोई भी कर रहा है समाजवादी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना सर, ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है। इस पर एक लाइन, इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं, ठीक है, कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे थे, प्रशासन ने कौन सी जिम्मेदारी? ठीक है सर, वो सवाल भी पूछा ना मैंने प्रदीप जी से वही सवाल पूछा। ठीक है सर, राजेंद्र सागर जी बताइए, एक इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं, राजेंद्र सागर जी, एक लाइन ये कोई नहीं लिख रहा है कि ये पत्थरबाजी गलत है, एक लाइन कोई नहीं लिख रहा है। राजेंद्र सागर जी। पराग जी देखिए, ये वीडियो भी वही सीसीटीवी से आया, कहीं और से नहीं आया। देखिए ये गोली की आवाज आ रही है, ये रवैती गोलियों की आवाज आ रही है, ये गाली जो बक रहे हैं, ये कौन बक रहे हैं? ये पुलिस के लोग गालियां बक रहे हैं, समझे? तो ये जो कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, तो इन्होंने आग लगाने का काम किया है और आग भड़काने का भी काम किया है, समझे? ये वो लोग हैं कि 17 बच्चे आज तक झांसी में अभी आग की जो है आगोश में समा है, लेकिन इनके पास वहां जाने का समय नहीं है, इनके पास। राजेंद्र सागर जी, संबल पर आप बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि एक लाइन कोई लिखने वाला नहीं है कि ये गलत हुआ है, इस पर आप बोलिए ना। नहीं, गलत हुआ है उन 5 लोगों की जो जान गई है, निर्दोष लोगों की, वो तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है सर। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती है, किसी की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती है कि लोगों के भड़काने की वजह से चली जाए। चलिए मैं फाइनल कमेंट एक पंकज जी आपसे बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट सबसे। पंकज जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, एक लाइन में उत्तर। इतनी सस्ती नहीं हो सकती है जान किसी नौजवान की जो भड़काने में चली जाए। अब क्या समाधान, चूंकि रिएक्शंस एक दूसरे के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नेताओं के इतने तीखे हैं, इतने कठोर हैं कि लग रहा है कि और ज्यादा ये भड़काने की कोशिश हो रही है। अब ये माहौल जो बयानबाजी वाला है कैसे शांत होगा? देखिए, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है और यहाँ पर सभी का, सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ साथ जो विपक्षी दल है उनको भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए और उसमें आग में घी के काम नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो चुकी थी। और वही नहीं,
पूरे प्रदेश में भी क्या पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी। और इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है। निष्पक्ष भाव से उसकी डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। आप पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इसलिए अगर एक पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इस तरह का अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए कि जनता में उन्माद फैले और जनता भ्रमित हो। अजीत जी, अब नेताओं की अपील क्या होनी चाहिए? थोड़ी हिम्मत दिखाइए ना। यश जी, आ रहा हूँ आपके पास भी। अजीत जी, एक फाइनल रिएक्शन पर संक्षेप में। अजीत जी, पक्षीय पत्रकार महोदय बात करेंगे। ठीक है सर, प्लीज। यश जी, आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। अजीत जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा समझाइए। अरे भाई, ठीक है, बयान पे आप क्या बोलना चाहेंगे? राम गोपाल यादव ने क्या कहा ये बताइए, आप उसमें क्या बोलेंगे? आप उसमें भी तो अपना पक्ष रखिए। सवाल करने की हिम्मत। राम गोपाल यादव ने क्या कहा? पार्टीबाजी मत कीजिए, पार्टीबाजी मत कीजिए। आपकी हिम्मत पार्टीबाजी मत कीजिए। है आप गलत चल रहे हैं, आपके खिलाफ बोल पा रहे हैं, यही तो हमारी हिम्मत है। ठीक है अजीत जी, अब नेताओं की अपील क्या होनी चाहिए? अजीत जी, देखिए आपको पराग, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। देखिए पराग, नेता जो है वो उनको ऐसे मौके की तलाश होती है कि कब हिंदू मुस्लिम हो जाए, कब आपस में बवाल हो जाए, वो ऊंट की रोटी सेकते हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। और देखिए, अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो नेताओं को एक साथ एकजुट होकर जाकर उस पूरे मसले का हल निकालना चाहिए। वहां जाकर लोगों को समझाना बुझाना चाहिए, ना कि वहां जाकर आग को और भड़काना चाहिए, ना कि आग में घी डालने का काम करना चाहिए, जो सारे लोग कर रहे हैं। एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। नेताओं की, देखिए, नेता सिर्फ सियासत की बात मानते हैं और बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं कि संभल की जो पूरी घटना है वो सुनियोजित साजिश है। वहां के विधायक और सांसद की जो लड़ाई है उसका ये नतीजा है। सर्वे रिपोर्ट को ना मानने का नतीजा है, खुलेआम विरोध करने का नतीजा है। यही वजह है पराग, ये पूरा विवाद हुआ, 4 लोगों की मौत हुई और योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, उन्हें किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वैसी की पार्टी हो, जो भी हो, डिबेट करता है इंडिया न्यूज के लिए ठीक बात नहीं है, अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं है। आप कहीं विवाद हो जाए, कहीं बवाल हो जाए, कोई दंगा हो जाए तो उसमें आप सियासत की रोटी सेकिए, उसमें आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि उनका वोट चला जाएगा, सामने वाले को लगता है कि तो हमारा भी वोट चला जाएगा। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, तुर्क बड़ा की पठान बड़ा, तुर्की बड़ा की पठान बड़ा, इस लड़ाई में नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। FIR दर्ज हुई है, उसकी विवेचना होगी, दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप साफ हो जाएगा। हाँ, तो क्या जरूरत है? कोई जो है नकाबपोश लोग पत्थर लेकर आ रहे हैं, जो है 315 बोल्ट के तमंचे से गोली चलाई जा रही है, पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई, यानी आपस में आपने उससे पूरे प्रदेश की जो है शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, कई जगह उसको लेकर तनाव हो गया। तो आप अगर गुनाहगार हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर आपको चिल्लाने की और हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और राजनेताओं को भी इससे दूर रहना चाहिए। पराग, प्रदीप जी, बवाल तो हो गया, लेकिन अब बवालियों पर और उनको भड़काने वालों का क्या? संविधान के अनुरूप उन पे कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से सर एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ठीक है भाई, आपकी जो है ना, आपका आधार खिसक गया है तो जनता में जाइए, ये ना इन गरीबों के आटे पे रोटी मत सेकिए, ये बड़ा बुरा काम है और जनता देख रही है। और पिछले 2 प्रदेशों के चुनाव में इसका असर दिख चुका है। आरोप लगा लेना और उस पर अफवाहें फैला लेना और अपनी स्थिति को सोचना कि मजबूत है, उससे काम नहीं चलेगा। खैर, उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था दुरुस्त है और बढ़िया कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा शायद कभी हिम्मत ना पड़े इसको दोहराने की। ठीक है यश जी, अब शांति के लिए और निष्पक्ष जांच के लिए और जिन लोगों के साथ गलत हुआ या फिर जिन लोगों ने भड़काने की कोशिश की, उनके लिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? बिलाल जी, बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। जो भी कार्रवाई हुई है, जिन लोगों की ने अपने परिवारजनों को खोया, उनके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जाना चाहते हैं। हमारे दोनों नेता प्रतिपक्ष जाना चाहते हैं। कौन रोक रहा है? मतलब किसी के साथ सुख संवेदना अगर हम वहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर माहौल ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कौन लोग रोक रहे हैं? क्या मंशा है रोकने के पीछे? स्पष्ट दिखता है कि चीजों को खराब रखने की जिनकी आदत है, रवैया है, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, ये उन्हीं के रवैये हैं। हम माहौल को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए उत्तेजना भरे बयान न दे रहे हैं, न किसी निष्कर्ष की बात करें। हम स्पष्ट कह रहे हैं, जिस तरीके से संविधान ने अधिकार दिए उस पर काम हो। न्यायालय जो न्याय करना चाहता है वो न्याय करे,
अन्याय की बातें ना हो। जिस तरीके से सर्वे टीम के साथ लोग घूमते नजर आए हैं, साफ साफ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखी है, नारेबाजी की गई है उन गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों पे, चाहे वो पुलिस के हो, प्रशासन के हो, सत्ता के हो, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से दो पक्षों में विरोधाभास पैदा ना हो, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा ना हो, जो सरकार करना चाहती है। ठीक है राजेंद्र सागर जी, संभल के मसले का हल कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया से हो या फिर इस तरह है कि उपद्रव से हो? नहीं, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो जाने के लिए भी कह रहे हैं और जाना चाहते हैं वो, समझे, और हम लोग चाहते हैं वहाँ शांति की व्यवस्था हो, है ना। लेकिन पूरी तरीके से सरकार फेल है और सरकार ने पूरी तरीके से जो है प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, क्योंकि नारे इन्हीं के दिए हुए इस तरीके के कटेंगे बटेंगे 80 ये सब नारे कहीं ना कहीं मैटर करते हैं इन सब चीजों में, और इनका एक बड़ा प्रभाव जो प्रदेश के जमीनी स्तर पे दिख रहा है, चाहे वो बहराइच की बात हो, चाहे संभल की बात हो, और चाहे झांसी में बच्चों के जलने की बात हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन सरकार सब जगह फेल है। ये मानना चाहिए सरकार को, और सरकार इस चीज को मान के काम करेगी, क्योंकि देखिए ये संविधान चाहते हैं। अभी मैंने दूसरे चैनल पे डिबेट, ठीक है सर, वो बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने पूछा, ठीक है सर, बताइए चलिए समय आज मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। ठीक है सर, राजेंद्र जी आज समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप लोग आए, समय निकाला और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपना अपना पक्ष आप सभी लोगों ने रखा। तो हम आखिरकार यही कहेंगे कि भावनात्मक मुद्दे पर हिंसा बेकार है, हिंसा बर्दाश्त भी नहीं होनी चाहिए और मौत पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहस में इतना ही, नमस्कार।